अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़। अच्छा जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉस्टिंग, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एफ ओ एच। एफ ओ एच विच मीन्स फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड शीट। इसको हम बोलते हैं एफ ओ एच शीट। एफ ओ एच शीट। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों को याद हो कि अभी तक जो है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कॉस्टिंग में। हमने टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था, दैट वाज प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। और पहले टॉपिक जो प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का टॉपिक था, उसमें मैं आप लोगों को बता चुका था कि दो तरह की कॉस्टिंग होती है। एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग और एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के भी हिसाब से बनाना सीखी थी, और प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के भी हिसाब से बनाना सीखी थी। टॉपिक टू, दैट वाज ब्रेक इवन एनालिसिस। यस सर, ब्रेक इवन एनालिसिस भी मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट था। टॉपिक थ्री, हमने पढ़ा लिमिटिंग फैक्टर। सर, लिमिटिंग फैक्टर भी मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट था। टॉपिक फोर हमने पढ़ा ऑप्शंस। ऑप्शंस भी किसके अंदर आता है, कौन सी कॉस्टिंग के अंदर आता है? वो भी मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट था। ठीक है भाई, ऐसा ही है। पास्ट क्लासेस में यही पढ़ चुके हैं। अब इन टुडेस क्लास हमने जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड शीट्स। फिक्स्ड ओवरहेड शीट, एफ ओ एच शीट। सर, ये टॉपिक किसका पार्ट है? तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पार्ट है। ठीक है जी। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है, आपको पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के में दो तरह के कॉस्ट होते हैं ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी। प्रोडक्शन कॉस्ट वो खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वो खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अब सर, ये जो एफ ओ एच शीट का टॉपिक है, इसमें करना क्या होता है? इस टॉपिक का पर्पस क्यों है? इस टॉपिक में हम क्या करते हैं? तो आ जाएं, जरा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। ठीक है। ये जो एफ ओ एच शीट्स का टॉपिक है, इसके अंदर इन द लास्ट सबसे आखिर में आपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। क्या कैलकुलेट करनी होती है? प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। अब एक प्रोडक्ट की देखो सेलिंग प्राइस कैसे सेट करते हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट बेचना है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने रुपए का बेचें? आप एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पेंसिल बेचनी है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये मैं कितने की बेचूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा, वेरी गुड सिंधिया, मैं निकालूंगा टोटल कॉस्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल कॉस्ट आई 80। सही है, टोटल कॉस्ट आई 80। फिर मैं उसके अंदर देखूंगा, सोचूंगा कि मुझे प्रॉफिट कितना रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रॉफिट रखना है $20, तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करेंगे। कॉस्ट है $80 और प्रॉफिट कमाना है $20 का। तो कितने का बेचेंगे? तो भाई सेलिंग प्राइस आ गई, कितने का बेचेंगे? $100 का बेचेंगे। तो आप जब टोटल कॉस्ट में सेलिंग प्राइस करते हैं, देन यू गेट द टोटल, सॉरी, जब आप टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करते हैं तो आपके पास आती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपके पास आती है। अब ठीक है सर, गॉट इट, सेलिंग प्राइस इस तरह कैलकुलेट होती है। अब आपने टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप? टोटल कॉस्ट मतलब सारे खर्चे, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों कॉस्ट प्लस कर लिए, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। ऐसा ही है। अब टोटल कॉस्ट आप निकालते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ही इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज ओवरहेड्स। दैट इज ओवरहेड्स।
तो बेसिकली जब आप अपने डायरेक्ट कॉस्ट को प्लस करते हो ओवरहेड्स, अब देखिए डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह आ गया ना, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल का भी एक नाम होता है। डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल का नाम क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल का नाम होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट सारे प्लस करके जो प्राइम कॉस्ट आएगा उसमें आप प्लस करोगे पहले तो ओवरहेड्स कॉस्ट। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें आपने ओवरहेड्स कॉस्ट प्लस किया तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गया। सही है। अब प्राइम कॉस्ट कैसे आती है? प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ना, ज्यादातर दो ही खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स ऐड करते हैं, सो वी गेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, वी गेट द सेलिंग प्राइस। ऐसा ही है। तो इस तरह प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होती है। ठीक है भाई। अब यस सर, इस तरह प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होती है। अब मसला पता है क्या आता है? मसला ये आता है कि मसला ये आ रहा होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट तो आपको पर यूनिट पता होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, एक यूनिट बनाने में कितने कितने रुपए का मटेरियल लगता है? मटेरियल तो आप परचेज करते हो यूनिट्स के हिसाब से, तो एक यूनिट बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगता है वो तो आपको पता होता है और इन द क्वेश्चन बताया हुआ होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मेरी जो ये पेंसिल थी, इसका डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का खर्चा वॉज 10 एंड डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का खर्चा, एक यूनिट बनाने के लेबर ने मुझसे 5 रुपए लिए। तो मेरे पास जो प्राइम कॉस्ट आ गई, ठीक है, मेरे पास जो प्राइम कॉस्ट आ गई दैट विल बी प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, एक यूनिट की प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास जो आ गई दैट इज 15। ठीक है। अब जो है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, वो आपको पर यूनिट नहीं पता होते। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका जो ओवरहेड्स का खर्चा आता है, और ओवरहेड ज्यादातर जो है ना फिक्स कॉस्ट होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स कॉस्ट होते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं, अब आपको बोला आपको, अब वो तो पर यूनिट नहीं होते ना, वो तो टोटल लगते हैं ना, टोटल फिक्स खर्चा जो आता है। ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है ओवरहेड्स कॉस्ट, ओ एच मतलब ओवरहेड कॉस्ट आपको बता दिया, टोटल 1 लाख रुपए आ रहा है ओवरहेड कॉस्ट। कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए आपका ओवरहेड कॉस्ट आ रहा है। अभी जो ओवरहेड्स कॉस्ट है, जो अब हमारी जो जहाँ हम फैक्ट्री है, जहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी होंगे। तो अब ये ओवरहेड का खर्चा जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लगता होगा। अब आपको सारे डिपार्टमेंट्स का मिलाकर जो है ओवरहेड कॉस्ट दे दिया 1 लाख। अब हमें तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, तो मुझे पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट चाहिए कि भाई एक यूनिट बनाने में ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ जो है ना, अब आपको ये ओवरहेड कॉस्ट गिवन है। अब आपको ओवरहेड कॉस्ट गिवन है, टोटल यूनिट्स, टोटल जो ओवरहेड कॉस्ट आ रहे हैं। ठीक है। अब आपके पास एक बंदे से 100 यूनिट्स का ऑर्डर है, एक बंदे से 100 यूनिट्स का ऑर्डर है, एक बंदे से 200 यूनिट्स का ऑर्डर है। तो अब आपने 200 यूनिट्स की सेल्स प्राइस अलग, सेलिंग प्राइस अलग कैलकुलेट करनी है। जो आप 100 यूनिट्स का जो ऑर्डर है उसकी सेल्स वैल्यू, सेलिंग प्राइस अलग कैलकुलेट करनी है। तो अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता यार ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा। ठीक है, वो नहीं निकाल सकते, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा वो नहीं पता होता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉपिक है। इस टॉपिक में हम यही करते हैं कि हम पता लगाते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट बनाने में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ओवरहेड कॉस्ट, वो कितना लग रहा है। आ जाए जरा, मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बहुत गौर से सुनना है एवरीवन। अब देखो, एक मैं ये जो सेलिंग प्राइस वाली बात है ना, ओवरहेड कॉस्ट पे दोबारा आऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, एक बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? तो यहाँ पर बच्चे को बोलना चाहिए सर एक बिजनेस में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और बिल्कुल ठीक बात है। 6 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, जितने चाहे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट्स है ना जितने भी, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। दो दो तरह की, द डिपार्टमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू दो। ठीक है। टू कैटेगरीज में डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। जो पहले तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो दैट आर नोन एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है। क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और दूसरी तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स। सेकंड टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स आर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है। ये दो मेन हेडिंग्स हैं डिपार्टमेंट्स की। अब बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, अब 10 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से जितने भी होंगे या तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे या तो वो सर्विस डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा या तो सर्विस डिपार्टमेंट होगा।
ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ डिपार्टमेंट आर सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब देखिए मेरी बात सुने, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं ये वो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर डिपार्टमेंट्स वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स हैं जहां गुड प्रोड्यूस करे जाते हैं, जहां गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड है, जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर डिपार्टमेंट्स वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। और आगे आप ये भी लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अब जहां गुड बन रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ यार ये सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि सर्विस डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट से है, तो बच्चे बोलते हैं सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जहां गुड बनता है, तो सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जहां गुड बेचते हैं। नो, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है सर्विस डिपार्टमेंट की, ये वो डिपार्टमेंट जहां गुड्स हम सेल करते हैं। नो, देखिए सर्विस डिपार्टमेंट हर वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प या असिस्ट करने के लिए बनाया गया हो। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट्स आर ऑल दोज डिपार्टमेंट्स सर्विस डिपार्टमेंट आर all those departments which are created to help or assist production departments. तो यार सर्विस डिपार्टमेंट हर वो डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प या असिस्ट करने के लिए बनाया गया हो। अब बच्चे बोलते हैं सर एग्जांपल दें, ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो सुने मेरी बात। अब देखिए यार मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में जो है ना टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं। कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 4। पहले डिपार्टमेंट का नाम है मशीनिंग। मशीनिंग डिपार्टमेंट में अब मेरी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये पेंसिल जो है ना, पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है। देखिए पहला डिपार्टमेंट है मशीनिंग डिपार्टमेंट। अब मशीनिंग डिपार्टमेंट में ये जो पेंसिल है ये मशीन्स के ऊपर मैन्युफैक्चर होती है, मशीन के ऊपर बनती है। उसके बाद जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो असेंबली डिपार्टमेंट है। मशीन पे पेंसिल बन जाती है, फिर वो असेंबली डिपार्टमेंट में जाती है, लेबर उसको असेंबल कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में हम मेरी पेंसिल मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, तो ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो थर्ड डिपार्टमेंट है दैट इज कैंटीन। अब देखिए पहले पता है क्या होता था, मैं अपने लेबर को लंच ब्रेक देता था। तो लेबर लंच ब्रेक पर जा रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, कोई लेट आ रहा है, तो मैंने क्या करा, मेरे फैक्ट्री में एक जगह खाली थी, वहाँ मैंने एक डिपार्टमेंट सेटअप करा छोटा सा, उसका नाम रखा कैंटीन डिपार्टमेंट। अब कैंटीन डिपार्टमेंट क्या है, कैंटीन मैंने वहाँ सेटअप कर दी। अब कोई लंच ब्रेक पे नहीं जाता। लंच ब्रेक जैसे ही होती है कैंटीन डिपार्टमेंट्स वाले खाना सर्व करते हैं लेबर को, और वही लंच ब्रेक जैसे हुई खाना रिमूव कर लेता हूँ। इससे क्या हुआ, मेरे काम की एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले एफिशिएंसी नहीं आ रही थी काम में, ठीक है, कोई जल्दी जा रहा है लेट आ रहा है। अब क्या हुआ, तो ये कैंटीन डिपार्टमेंट मैंने क्यों बनाया, हेल्प करने के लिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी अच्छी हो जाए, लेबर में कोई इनएफिशिएंसी नहीं आए, काम एफिशिएंट हो जाए ज़्यादा। तो देखो ये जो कैंटीन डिपार्टमेंट आपने बनाई है ये असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए बनाई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट है। इसी तरह एक डिपार्टमेंट था मेंटेनेंस का। अब देखो हमारी जो मशीन्स लगी हुई थी ना मशीनिंग डिपार्टमेंट में, वो मशीनिंग डिपार्टमेंट में जो मशीन्स लगी हुई थी वो बड़ी हाई टेक मशीन्स थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने चाइना से इंपोर्ट करके लगवाई हुई थी। अब आपको पता है भाई हर मशीन जो है वो मेंटेनेंस मांगती है हर थोड़े टाइम बाद। अब इस मशीन के जो मैकेनिक्स थे ना वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो हमें बाहर से, फॉर एग्जांपल हमने मशीन्स चाइना से मंगवाई हैं, तो हमें चाइना से लेबर मंगवाना पड़ता था, वो मेंटेनेंस करता था, फिर वो जाते थे। तो यार इसमें बहुत टाइम लग जाता था ना, बंदे बाहर से आएंगे, तो इससे भी काम में इनएफिशिएंसी आ रही थी। मशीन मेंटेनेंस मांग रही थी और काफ़ी दिन तक वो नहीं चला पा रहे थे चूंकि बाहर से बंदे आने में टाइम लग जाते। तो मैंने क्या करा बेसिकली, मैंने अपने फैक्ट्री में जगह खाली थी वहां पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सेटअप करा। क्या करा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और ये जो मैकेनिक्स थे ना इनको मैंने अपने पास हायर करके रख लिया, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। अब वो मेरे पास ही होते हैं, मेरी फैक्ट्री में ही होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। जब भी मशीन को मेंटेनेंस या रिपेयर की ज़रूरत है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बंदे आएंगे, मेंटेनेंस करेंगे, एनुअल मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयर की ज़रूरत है रिपेयर करेंगे और वापसी अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो ये डिपार्टमेंट मैंने क्यों बनाया,
ये डिपार्टमेंट मैंने इसलिए बनाया ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो जो जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प या असिस्ट करने के लिए बनाया जाए, दैट इज अ सर्विस डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुने। ओवरहेड्स का खर्चा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये चारों डिपार्टमेंट्स हैं, चारों डिपार्टमेंट्स में इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रहे होंगे, ओवरहेड के कॉस्ट लग रहे होंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, कैंटीन डिपार्टमेंट में भी ओवरहेड्स का खर्चा आ रहा है, तो अब प्रोडक्ट कैंटीन डिपार्टमेंट में तो नहीं बनता ना। तो अब लेकिन आपने जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो जो कैंटीन डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स का खर्चा आया है वो भी आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेना है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि यार कैंटीन का जो खर्चा आ रहा है खाने का कैंटीन में, वो एक यूनिट के ऊपर कितना लग रहा है? ठीक है, पर यूनिट। अब 3 ऑर्डर है मेरे पास। एक कस्टमर है उसका 100 यूनिट्स का ऑर्डर है, एक कस्टमर है उसका 200 यूनिट्स का ऑर्डर है, एक कस्टमर है उसका 300 यूनिट्स का ऑर्डर है। अब जो पहले कस्टमर का ऑर्डर है उसमें कैंटीन का खर्चा कितना लगा होगा, मैं कैसे पता लगाऊं? ठीक है। तो ये मसला होता है कि ओवरहेड्स का कॉस्ट पर यूनिट कितना लग रहा है, ये आप लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो इसलिए ही ये टॉपिक बनाया गया है कि जब हम सेलिंग प्राइस निकालें, डायरेक्ट कॉस्ट तो हमें पर यूनिट पता होता है, डायरेक्ट कॉस्ट का पर यूनिट एडअप करते हैं, हमारे पास प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। अब ये जो ओवरहेड्स का कॉस्ट है ना, ये हम पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना ओवरहेड्स का खर्चा आ रहा होता है, ये हमें इन द क्वेश्चन नहीं पता होता, ठीक है। तो उसके लिए ही ये टॉपिक बनाया गया है, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 5 स्टेप्स हैं। क्या है वो 5 स्टेप्स? अब देखिए मेरी बात सुने। वो 5 स्टेप्स हैं: नंबर 1, एलोकेशन; नंबर 2, अपॉर्शन; नंबर 3, रीअपॉर्शन; नंबर 4, एब्जॉर्प्शन; एंड नंबर 5, जॉब कॉस्टिंग। इस टॉपिक में ये 5 चीजें हैं। अगर हम ये 5 चीजें सीख जाते हैं तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें, ये जो लास्ट है ना जॉब कॉस्टिंग, मैंने आपको क्या बोला था इस टॉपिक में, इन द लास्ट क्या करना है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो ये जॉब कॉस्टिंग जो है ना, इसके अंदर आपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। अब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने से पहले जो आप पर यूनिट ओवरहेड का कॉस्ट ना, कि भाई एक यूनिट बनाने में ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा, वो आप उसके लिए आपको वो पता लगाने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आपने एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन, एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको वन बाय वन ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि भाई एलोकेशन किस तरह करते हैं, एलोकेशन का क्या मतलब है, अपॉर्शनमेंट का क्या मतलब है, कैसे करते हैं, रीअपॉर्शनमेंट का क्या मतलब है, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जॉब कॉस्टिंग तो आपको बता दिया, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है जॉब कॉस्टिंग में। तो भैया एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये वन बाय वन सारे स्टेप्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बैकग्राउंड देना चाह रहा था कि एक बिजनेस में 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जहाँ गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। सर्विस डिपार्टमेंट हर वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए बनाया गया हो, असिस्ट करने के लिए बनाया गया हो। और इस टॉपिक के अंदर इन द लास्ट हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। अब उस सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने में हर्डल क्या आ रहा होता है, कि आपको डायरेक्ट कॉस्ट तो पर यूनिट पता होता है, आप पर यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल निकाल लेंगे जिसको प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं। लेकिन आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट कब आएगा? जब आप प्राइम कॉस्ट में प्लस करेंगे ओवरहेड्स का कॉस्ट पर यूनिट। अब ये ओवरहेड्स का कॉस्ट पर यूनिट, अब ओवरहेड्स तो हमें टोटल गिवन होते हैं भाई, सारे टोटल ओवरहेड्स इज अ फिक्स कॉस्ट बेसिकली। अब टोटल ओवरहेड्स का खर्चा कितना आ रहा है हमें वो गिवन होता है। तो यार अब एक यूनिट बनाने में ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा, अब इस ओवरहेड्स में हर डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट का खर्चा है। अब कैंटीन डिपार्टमेंट है, उधर तो गुड्स जाकर प्रोड्यूस नहीं होते ना, तो हम कैसे पता लगाएं कि यार ये जो ओवरहेड्स का खर्चा है ये पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना लगा है ओवरहेड्स का खर्चा, तो उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो अब ये पता लगाने के लिए कि एक यूनिट बनाने में ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा, वो आपको उसके लिए एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन, एब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप लोग जॉब कॉस्टिंग करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसमें प्रॉफिट प्लस करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको टॉपिक का बैकग्राउंड दे दिया कि इस टॉपिक में हो क्या रहा होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया 5 स्टेप्स हैं इस टॉपिक में। तो आज हम लोग सीखेंगे एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, ठीक है जी। तो आ जाएं जरा, आज आपको पहले एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट सिखाते हैं, ठीक है। अभी पहले तो आप लोग प्लीज मुझे ये बात बता दें कि यहां तक मैंने आप लोगों के साथ जितनी भी बातें की हैं, क्या वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर, क्या वो चीजें सबको समझ आई हैं या नहीं समझ आई हैं? एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। अगर सबको क्लियर है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें ताकि हम आगे बढ़ सकें, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट सीख सकें। एवरीवन प्लीज वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ओके जी। सो आ जाएं भाई, आगे बढ़ते हैं।
तो यार सबसे पहले एलोकेशन अपॉर्शनमेंट सीखनी है। पहले मैं आपको अपॉर्शनमेंट सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? अपॉर्शनमेंट। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम आया था। दैट इज फिक्स्ड नाउ। प्लीज मुझे बता दें, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज जल्दी से क्लियर कर दें, बता दें, ताकि हम कंटिन्यू करें ना। ओके, तो आ जाएं, जरा कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को अपॉर्शनमेंट पहले सिखा रहा था, ठीक है? मतलब पहले अपॉर्शनमेंट सिखाऊंगा, फिर एलोकेशन सिखाऊंगा, ठीक है? अपॉर्शनमेंट। तो आ जाएं यार, बहुत गौर से समझिएगा। अपॉर्शनमेंट देखें, मैं आपको अपॉर्शनमेंट सिखाता हूँ कैसे करते हैं, क्या मतलब है अपॉर्शनमेंट का। अपॉर्शन अपॉर्शनमेंट सेम थिंग। तो यार देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में चार डिपार्टमेंट्स थे। मशीनिंग, असेंबली, एक था मशीनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, मशीनिंग डिपार्टमेंट। दूसरा था असेंबली डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट था मेंटेनेंस। एंड लास्ट डिपार्टमेंट वाज कैंटीन, ठीक है? अब आपको पता है यार, ये दोनों जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे और ये दोनों जो है सर्विस डिपार्टमेंट है, ऐसा ही है। अब अब देखिए, आपको गिवन है इन द क्वेश्चन रेंट का खर्चा, ठीक है? आपकी फैक्ट्री की रेंट का खर्चा, दैट इज $1,00,000, 100,000। और अगर मैं आपसे अभी पूछूं, देखो चार डिपार्टमेंट्स हैं फैक्ट्री में, मशीनिंग, असेंबली, मेंटेनेंस, कैंटीन, और फैक्ट्री का जो टोटल रेंट, रेंट क्या है? एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ओवरहेड कॉस्ट है ना भाई। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है, ओवरहेड। तो आपका रेंट एक ओवरहेड कॉस्ट है, 1,00,000 इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, बताया हुआ है चार डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग, असेंबली, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और मेंटेनेंस और कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट है। अब अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि यार ये जो रेंट का खर्चा है, तो टोटल है सारे डिपार्टमेंट्स का मिलाकर, ये टोटल 1,00,000 रेंट है, इसमें से मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेंट कितना होगा, जितने हिस्से पे मशीनिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जितने हिस्से पे असेंबली डिपार्टमेंट बना हुआ है उसका रेंट कितना होगा, जितने हिस्से पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है, और कैंटीन डिपार्टमेंट जितने हिस्से पे बना हुआ है उसका रेंट कितना होगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? क्या ये रेंट का खर्चा आप अलग अलग डिपार्टमेंट का कितना है, मशीनिंग डिपार्टमेंट का, असेंबली, मेंटेनेंस, कैंटीन, क्या आप लोग मुझे बस इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ बता सकते हैं, यस और नो? हाँ जी। बिल्कुल ठीक, आप नहीं बता सकते। कुछ बच्चे होते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं सर 25 25 25 हजार, 20 25 25 25 25 कर दें। ऐसा नहीं होता यार, मशीनिंग ज्यादा जगह पे बना हुआ है तो उसका रेंट ज्यादा होगा ना भाई। तो अगर लेकिन मैं आपको एक सूटेबल बेस मतलब वो चीज बता दूं जिसका रेंट दिया जाता है, जिस हिसाब से रेंट दिया जाता है, तो फिर आप लोग एक सूटेबल बेस दे दूं रेंट से रिलेटेड, जिस चीज़ का रेंट लिया जाता है या जिस बेसिस पे रेंट दिया जाता है, जिस हिसाब से रेंट दिया जाता है, वो मैं आपको बता दूं, रेंट ओवरहेड कॉस्ट जो है इसकी एक सूटेबल बेस दे दूं, फिर आप लोग मुझे ज़रूर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेंट अलग अलग कर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको हर डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया बता दूं, मशीनिंग डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया है डॉलर, और डॉलर क्या बोल रहा हूं, मशीनिंग डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया है 500 मीटर स्क्वायर। असेंबली डिपार्टमेंट का एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर की जगह पर जो है असेंबली डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है? एंड मशीनिंग, असेंबली, कैंटीन डिपार्टमेंट जो है वो 50 मीटर स्क्वायर की जगह पर बना हुआ है। चलें पहले मेंटेनेंस ले लें। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो 50 मीटर स्क्वायर की 150 मीटर स्क्वायर की जगह पर बना हुआ है। और कैंटीन डिपार्टमेंट जो है वो 50 मीटर स्क्वायर की जगह पर बना हुआ है। तो देखो, अब रेंट जगह के हिसाब से, जितनी बड़ी जगह है उस हिसाब से दिया जाता है ना। तो मैंने आपको रेंट की दे दी सूटेबल बेस, जिस हिसाब से रेंट दिया जाता है जगह के हिसाब से।
तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेंट कितना होगा? क्या आप रेंट के खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं? आप लोग बोलेंगे यस सर। रेंट सर जगह के हिसाब से दिया जाता है, तो अब हम पता है कैसे निकालेंगे सर, मेरी बात सुने। आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितना रेंट का खर्चा लगता है, असेंबली डिपार्टमेंट का कितना रेंट का खर्चा आता है, मेंटेनेंस का कितना आता है, कैंटीन का कितना आता है? देखो, आपको मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेंट चाहिए, तो आप मशीनिंग डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया ऊपर ले लो, डिवाइड कर दो टोटल फ्लोर एरिया से। टोटल फ्लोर एरिया एडअप करना कितना आ रहा है? 500 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 50, ये आ जाता है 1000। ऐसा ही है। तो देखो, आपने टोटल नीचे रखा, टोटल में से आपको मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेंट चाहिए, तभी आपने मशीनिंग डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया ऊपर ले लिया। तो आपने रेशियो बना लिया कि यार टोटल में से कितना एरिया मशीनिंग का है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो रेंट है, जो कॉस्ट है, खर्चा है। तो आपके पास जो है निकल आएगा कि कितना रेंट मशीनिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक है। कितना रेंट का हिस्सा मशीनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मशीनिंग डिपार्टमेंट का कितना रेंट है। तो आप अब बोलेंगे सर जरा करिएगा जरा, 500 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100,000, 50,000, मतलब मशीनिंग डिपार्टमेंट में रेंट का खर्चा कितना आता है? 50,000। अब सर अगर असेंबली डिपार्टमेंट का चाहिए तो कुछ भी ना करें, सिर्फ ऊपर से 500 हटाएं, मशीनिंग डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया हटाएं, और असेंबली डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया रख दें। आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट का रेट आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, रेंट का खर्चा 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1 लाख, कितना आ गया? 30,000। अगर आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का चाहिए, तो आप क्या करेंगे सर? मैंने बोला ऊपर से आप जो है फ्लोर एरिया हटाओ असेंबली डिपार्टमेंट का, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया रख दो। आपके पास अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15,000। अगर आपको कैंटीन डिपार्टमेंट का रेंट ओवरहेड कॉस्ट चाहिए, तो ऊपर से आप क्या करो, हटा दो फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हटा दो, कैंटीन डिपार्टमेंट का रख दो, 50/1000 इंटू 100,000, 5,000 आ गया। तो यार ये करने को आप अपॉर्चुनमेंट कहते हैं। सर क्या करने को, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जो आपका ओवरहेड कॉस्ट है, उसकी सूटेबल बेस डिसाइड की हमने, क्वेश्चन में गिवन होती है सूटेबल, ये जो बेसिस हैं, रेंट फ्लोर एरिया दोनों गिवन होगा। तो भाई आपने ओवरहेड कॉस्ट की पहले सूटेबल बेस डिसाइड की कि किस बेसिस पे वो खर्चा डिवाइड होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। ओवरहेड कॉस्ट की, इनडायरेक्ट कॉस्ट की सूटेबल बेस डिसाइड करी, और फिर उस बेसिस के ऊपर ओवरहेड कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करने को हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट। तो भाई ओवरहेड कॉस्ट की हमने रेंट की सूटेबल बेस फ्लोर एरिया डिसाइड किया, और फ्लोर एरिया के हिसाब से, उस सूटेबल बेस के हिसाब से आपने खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं अपॉर्शनमेंट। तो क्या आप सबको अपॉर्शनमेंट का मतलब समझ आया है या नहीं समझ आया? जल्दी से मुझे बता दें प्लीज, एवरीवन वेटिंग फॉर द रिप्लाई। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, जल्दी से बता दें प्लीज। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, जल्दी से सब बता दें। अच्छा जी। एनीवन, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी पूछ सकता है। अब ओके ग्रेट। अब जो है मैं आपको सिखाऊंगा एलोकेशन का मतलब। तो यार आ जाए, जरा नया पेज खोलते हैं। वही सीन है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग असेंबली स्टोर्स कैंटीन। मशीनिंग असेंबली स्टोर, सॉरी, मशीनिंग असेंबली मेंटेनेंस एंड कैंटीन, माय बैड। मशीनिंग डिपार्टमेंट है, पहला वाला मशीनिंग है, ठीक है। मशीन असेंबली, फिर मेंटेनेंस, ये वाला है मेंटेनेंस है, फिर कैंटीन डिपार्टमेंट। आपको पता है यार, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा ही है। ये दोनों जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये दोनों जो है आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। अब सर, अब आपको वही एक ओवरहेड कॉस्ट गिवन है। अब आपको जो ओवरहेड कॉस्ट गिवन है ना, पता है वो क्या है? उस कॉस्ट का नाम है कंज्यूमेबल्स। क्या? एक खर्चा है, कंज्यूमेबल्स भी एक खर्चा है। $10,000 गिवन था। कंज्यूमेबल एक कॉस्ट है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये कौन सा खर्चा है, जरा बता देना, हम पहली बार सुन रहे हैं। तो यार देखो, फैक्ट्री में जो चीज़ें नहीं आती जो फॉरेन कंज्यूम हो जाती हैं, जैसे कि फैक्ट्री में, फैक्ट्री को वॉश करने के लिए वॉशिंग पाउडर आता होगा, वॉशरूम्स में हैंड वॉश आते होंगे यूज़ होने के लिए, या कोई खाने पीने की चीज़ आ रही है फैक्ट्री में, ये सब जो खर्चा लग रहा है, जो फॉरेन चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं, तो उन सब के खर्चे को मिलाकर ना एक नाम दे दिया है कंज्यूमेबल्स। ये चीज़ें फॉरेन कंज्यूम हो जाती हैं तो ये कंज्यूमेबल्स के नाम से खर्चा डाल देते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है। अब कंज्यूमेबल्स का खर्चा हर डिपार्टमेंट का मिलाकर आया है 10,000 रुपये।
अब आपको देखिए, मेरी बात सुनिए, जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक ऊपर बॉक्स दिया हुआ होता है जिसमें सारे ओवरहेड कॉस्ट, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगे हैं ना, टोटल गिवन होते हैं। जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कंज्यूमेबल्स का खर्चा, और भी खर्चे, सारे जो ओवरहेड कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो दिए हुए होते हैं। और उसके नीचे एक बॉक्स दिया होता है जिसमें सारी बेसिस बताई भी होती हैं, जैसे कि रेंट की बेस है फ्लोर एरिया, तो बेसिस वाला बॉक्स नीचे होता है। अब ये जो है ना, जो ऊपर वाला बॉक्स था जहाँ खर्चे लिखे होते हैं सारे ओवरहेड कॉस्ट, उसमें खर्चा कंज्यूमेबल्स के नाम से लिखा होता है, भाई 10,000 कॉस्ट आया है। अब जो नीचे बेसिस वाला बॉक्स होगा ना, जहां बेसिस गिवन होती हैं, तो वहां एक बेस गिवन थी कंज्यूमेबल्स के ही नाम से, बेस गिवन थी, क्या गिवन थी? बेस गिवन थी कंज्यूमेबल्स के ही नाम से, ठीक है। कंज्यूमेबल्स के नाम से बेस गिवन थी, और आपको हर डिपार्टमेंट का कंज्यूमेबल्स का खर्चा अलग अलग कर कर बता दिया गया था उस बेसिस में, ठीक है। जैसे कि बता दिया गया था कि भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है, वहाँ कंज्यूमेबल्स का खर्चा $3,000। असेंबली डिपार्टमेंट में कंज्यूमेबल्स का खर्चा $6,000। कैंटीन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कंज्यूमर्स का खर्चा $500, ठीक है। 500, और कैंटीन डिपार्टमेंट में कंज्यूमर्स का खर्चा भी $500, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, आपको टोटल कॉस्ट गिवन था ओवरहेड कॉस्ट कंज्यूमर्स का, और नीचे बेसिस वाले डब्बे में वो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑलरेडी डिवाइड कर कर दिया हुआ है। आपने कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने ऊपर करा ना अपॉर्शनमेंट में, सूटेबल बेस डिसाइड की और फिर खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करा। नो, आपको कंज्यूमर्स के नाम से खर्चा गिवन है, और बेसिस में कि कंज्यूमर्स के नाम से अमाउंट गिवन है, और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कंज्यूमर्स का खर्चा ऑलरेडी कर कर सवाल में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर आपको करना भी है, जैसे मैंने सिखाया था, अभी ऊपर करके देख लें, सेम ही आएगा। कैसे? आप लेंगे मशीनिंग डिपार्टमेंट की बेस कितनी है, 3,000। आपने डिवाइड करा, टोटल बेस ऐड अप करें कितना आ रहा है, इन सबको प्लस करें 10,000, मल्टीप्लाइड बाय खर्चे से कर दें 10,000, तो कितना आंसर आएगा? 3,000 ही आएगा ना। तो ये खर्चा ऑलरेडी आपको कंज्यूमर्स का अलग अलग डिपार्टमेंट का डिवाइड कर कर क्वेश्चन में ही गिवन है। आपने करना क्या है, सिर्फ एलोकेशन का मतलब है कॉस्ट ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट का आपको डिवाइड कर कर दिया हुआ है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करनी है, उसको उठाकर अलग अलग डिपार्टमेंट में डालना है, बस। ये होता है एलोकेशन का मतलब। तो भाई हम डायरेक्टली जाते हैं, हमें कुछ डिवाइड डिवाइड खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई सूटेबल बेस डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर्स का खर्चा सवाल में ही अपॉर्शन करके दिया हुआ है, आपने सिर्फ एलोकेट करना है। एलोकेट का मतलब कॉपी पेस्टिंग करनी है, खर्चे को उठाकर अलग अलग डिपार्टमेंट में सिर्फ डालना है। तो आप बस यहाँ रखते हैं भाई कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स, पहले डिपार्टमेंट का खर्चा 3,000, दूसरे डिपार्टमेंट का खर्चा आ रहा है 6,000, 500 खर्चा आ रहा है, तीसरे चौथी डिपार्टमेंट में 500 खर्चा आ रहा है। बस आपने कॉपी पेस्टिंग की है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग खर्चा डाल दिया, डिवाइड करके आपको पहले से दिया हुआ था। तो अब बच्चे बोलते हैं सर ये एलोकेशन डिफरेंस एक बार जरा सर क्लियर आउट कर दें, इस पे थ्योरी भी आ जाती है, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो यार देखो, अपॉर्शनमेंट का मतलब है कि ओवरहेड कॉस्ट की सूटेबल बेस डिसाइड करनी है। आपको जो ओवरहेड कॉस्ट गिवन है वो सारे डिपार्टमेंट्स का मिलाकर गिवन है, जो ओवरहेड कॉस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो आपने ओवरहेड कॉस्ट की सूटेबल बेस डिसाइड करनी है, और उस बेसिस के थ्रू, उस बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्चे को डिवाइड करना है, जैसे हमने करा था। हमें सारे डिपार्टमेंट्स का खर्चा मिलाकर दिया हुआ था, रेंट का 1,00,000। अब ये रेंट का खर्चा हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आपने ओवरहेड कॉस्ट की सूटेबल बेस डिसाइड की फ्लोर एरिया, और उस बेसिस के ऊपर अलग 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 डिपार्टमेंट में खर्चे को डिवाइड करना, दैट इज अपॉर्शनमेंट। वेर एज एलोकेशन में जो ओवरहेड कॉस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, आपको हर ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का खर्चा ऑलरेडी बता दिया गया है। इसमें खर्चा हर एक सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग गिवन है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग की है, एलोकेशन की है, खर्चे को उठाकर अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉपी पेस्ट करा है, बस। तो एलोकेशन में आपने कोई सूटेबल बेस डिसाइड नहीं करनी ओवरहेड कॉस्ट की, और ओवरहेड कॉस्ट हर सिंगल ईच डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, अलग अलग। वेर एज अपॉर्शनमेंट में जो ओवरहेड कॉस्ट है वो सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, और आपने सूटेबल बेस डिसाइड कर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप सबको आई होप आप सबको एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट का मतलब क्लियर हो, यस और नो? क्या आप सबको एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट का मतलब समझ आया है 100%? क्या सारी चीजें यहां तक क्रिस्टल क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई, सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बता दें। ओके, ग्रेट, ग्रेट 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 मशरूल एंड ग्रेट हादी, ओके गुड, ठीक है। अब एलोकेशन क्लियर, अपॉर्शनमेंट क्लियर, अब हम लोग चलते हैं कहां पर? एक क्वेश्चन खोल रहा हूं आपके सामने, उसमें करनी है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, ठीक है। उसके अंदर एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट करनी है।
तो आ जाए जरा, एक क्वेश्चन आपके सामने खोलते हैं, उसमें एलोकेशन अपॉर्शनमेंट करके देखते हैं क्या सीन है एवरीवन। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड दीजिएगा, आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन खोलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के सामने खोल लूँ। या ओके, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ये रहा, गौर से सुनिएगा प्लीज। अब यस, अब देखेंगे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने एलोकेशन अपॉर्शनमेंट करनी है पहले, ठीक है। आ जाएं जरा, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और एलोकेशन अपॉर्शनमेंट करते हैं। सब गौर से सुनिएगा एवरीवन, सबका फोकस यहां पर चाहिए क्वेश्चन पर। Winston, Winston Limited has estimated that the following factory indirect cost मतलब overheads cost. Winston Limited had estimated that the following factory indirect cost for its financial year ended 30th April 2012, जो ईयर एंड हुआ है 30th अप्रैल 2012 को, उस ईयर की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट आपको गिवन है। इनडायरेक्ट वेजेस का खर्चा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का खर्चा, रेंट एंड रेट्स का खर्चा, मशीनरी इंश्योरेंस का खर्चा, प्रेमिसेस इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पावर का खर्चा, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी का खर्चा, कंज्यूमेबल्स का खर्चा, ये सारे आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट गिवन है। और ये आपको देखें नीचे, मैंने बोला था नीचे वाले बॉक्स में बेसिस, ये आपको सारी बेसिस गिवन है। द कंपनी कैलकुलेटेड अ सुटेबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ऑफ इट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आपको बेसिस गिवन है। अब सवाल में मेंशन नहीं किया हुआ होगा कि भाई आपने रेंट एंड रेट्स को फ्लोर एरिया पे ही करना है, ये बताया हुआ नहीं होगा सवाल में। ये जो आप बेस डिसाइड करोगे, ये आप अपने बेसिक कॉमन सेंस से करोगे कि कौन सा खर्चा किस बेस से रिलेटेड है, किस बेस पे वो खर्चा लगता है। तो आपने अपना बेसिक कॉमन सेंस दिमाग लड़ाकर जो है ना, खर्चे की सूटेबल बेस डिसाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अब देखिए मेरी बात सुने, मेरी हेल्प कीजिएगा प्लीज एवरीवन। ये जो इनडायरेक्ट वेजेस का खर्चा है, ये इन सब में से किस बेस पर अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना चाहिए? क्या आप लोग बता सकते हैं? इनडायरेक्ट वेजेस किससे रिलेटेड है? क्या उसकी सूटेबल बेस होगी? किस बेसिस पर आप इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस के कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे? एनी गेसेस, एनीवन? दिमाग लगाएं थोड़ा। सिंधिया, इनडायरेक्ट वेजेस हैं, इनडायरेक्ट वेजेस हैं, इनडायरेक्ट वेजेस हैं, उसको आप डायरेक्ट लेबर आवर्स पे करोगे? इनडायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे थोड़ी होंगी ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। वेजेस किसको देते हैं? एम्प्लॉइज को। तो भाई जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, उस हिसाब से ही इनडायरेक्ट वेजेस लगी होंगी। यस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इनडायरेक्ट वेजेस आर रिलेटेड टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होंगी, ठीक है। अब आ जाए जरा आगे बढ़ते हैं। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का खर्चा। अब ये आप लोग बताओ किससे रिलेटेड है, किस बेसिस पर डिवाइड होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का जो खर्चा है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में किस बेस पर डिवाइड करेंगे? अब कुछ मेरे पास जवाब आ रहे हैं, मशीन कॉस्ट, बिल्कुल भी नहीं। क्या मशीन के ऊपर रिपेयर का खर्चा कितना आएगा वो मशीन की कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि मशीन जितनी महंगी होगी उस हिसाब से रिपेयर का खर्चा आएगा? नहीं भाई, मशीन की मेंटेनेंस एंड रिपेयर, जितना मशीनरी चलती है उस हिसाब से रिपेयर का खर्चा आता है ना, मेंटेनेंस का खर्चा। तो मेंटेनेंस का खर्चा इज रिलेटेड टू कितना मशीन चल रही है, मशीन आवर्स, मशीन का यूजेज, नो पावर यूजेज नहीं, मशीन आवर्स। भाई मशीन डायरेक्ट मशीन आवर्स ना, कि भाई मशीन कितना घंटा किस डिपार्टमेंट में चल रही है, जितना ज़्यादा घंटा जिस डिपार्टमेंट चल रही है उतना ज़्यादा उधर रिपेयर का खर्चा मशीन का और मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, ठीक है। तो आप किस बेसिस पर? मशीन आवर्स की बेसिस पर। रेंट एंड रेट्स, ये तो आप बोलेंगे सर रेंट फ्लोर एरिया का देते हैं, तो रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया, जितनी ज्यादा जगह उतना ज्यादा रेंट, उस हिसाब से रेंट डिवाइड होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। अच्छा आप मुझे बताएं, मशीनरी इंश्योरेंस। आ जाए, कोई मसला नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है अभी। आप लोग जितने अभी हम चार पांच क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप लोग फटाफट इसमें परफेक्ट हो जाएंगे बेसिस डिसाइड करने में, टेंशन ना लें। मशीनरी इंश्योरेंस का खर्चा। हाँ भाई, मशीन इंश्योरेंस का खर्चा किस पर, किस बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हुआ, कोई मुझे बता सकता है? हानिया, आपने जवाब दिया और बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, गुड हानिया। मशीन कॉस्ट, यस मशीन कॉस्ट। वाई? अगर आप किसी मशीन का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उस मशीन की वैल्यू कॉस्ट कितनी है उस हिसाब से इंश्योरेंस होगा ना, ठीक है। तो मशीन कॉस्ट। सर प्रेमिसेस इंश्योरेंस, प्रेमिसेस मतलब आपकी जगह,
जगह का इंश्योरेंस सर, किस हिसाब से लगता है इंश्योरेंस का खर्चा, किस बेसिस पर डिवाइड करना चाहिए इंश्योरेंस का खर्चा? यस सर, जितनी बड़ी जगह होगी उतना ज़्यादा उसका इंश्योरेंस का खर्चा होगा, ठीक है। तो यस, बिल्कुल एक जवाब आया, फ्लोर एरिया बिल्कुल ठीक जवाब है। फ्लोर एरिया। यस, ग्रेट। सर, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये तो बता दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पावर की बेसिस पर, पावर यूजेज की बेसिस पर। सर, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी, यार मुझे ये बताएं प्लीज, एवरीवन वेट कर रहा हूँ। मुझे जवाब चाहिए सबका। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी किस बेसिस पर खर्चा अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हुआ? मशीन की डेप्रीसिएशन है वर्दा, डायरेक्ट लेबर आवर्स का मशीन से क्या लेना देना। मशीन कॉस्ट, डायरेक्ट मशीन नो। देखो, डेप्रीसिएशन जो लगती है ना, डेप्रीसिएशन मतलब नॉन करंट एसेट की वैल्यू में फॉल आना। हम लोग डेप्रीसिएशन क्या कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करते हैं, या नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, डेप की जितनी परसेंटेज होती है ना, तो जितनी कॉस्ट है उस हिसाब से डेप्रीसिएशन निकलती है ना। ठीक है, तो मशीन कॉस्ट होगा, यस। कंज्यूमेबल्स तो कंज्यूमेबल्स पे ही होगा, ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस की सारी सूटेबल बेसिस डिसाइड की। अब ये नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन ये अभी हमारे काम की फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब काम की होगी तब मैं आपको ये रीड कराऊंगा, समझाऊंगा। अब अगर मैं आपको पार्ट ए पर लेकर जाऊं तो देखें क्या लिखा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। कह रहा है हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ओवरहेड कॉस्ट चाहिए आपको। तो ये सारे जो खर्चे थे ना ओवरहेड कॉस्ट, इनकी सूटेबल बेस डिसाइड की है। अब इन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट से डिवाइड करना है, और हर ईच अलग अलग डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड्स का खर्चा, भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड्स का खर्चा कितना आ रहा है, असेंबली में कितना आएगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना आएगा, कैंटीन डिपार्टमेंट में कितना आएगा। तो आए जरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। भाई पहला कॉस्ट कौन सा था हमारा? पहला कॉस्ट था हमारी इनडायरेक्ट वेजेस, और उसकी बेसिस थी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो मैंने नीचे जाकर लिखा इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब सर कैसे डिवाइड करेंगे, मेरी बात सुने। आपको पहले डिपार्टमेंट का खर्चा चाहिए ना, तो बेसिस क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो पहले डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लें, कितने हैं भाई पहले डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज? 70। डिवाइड करें टोटल बेस, सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को प्लस करें, बताए ना कितना आ रहा है। 70 प्लस 104 इज 174, 174 प्लस 16 190, 190 प्लस 10 200, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय खर्चा कर दें इनडायरेक्ट वेजेस का जो खर्चा है 2120 मल्टीप्लाइड बाय 2120 तो आपके पास पहले डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आना चाहिए इनडायरेक्ट वेजेस का, वो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आ जाए, करते हैं जरा। कैलकुलेटर खोल रहा हूँ मैं अपना, ठीक है। 70 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 2120 742,000। 740। सर अब दूसरे डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आ रहा हुआ इनडायरेक्ट वेजेस का? तो भाई ऊपर जाएं, इधर ऊपर से पहले डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हटाएं, दूसरे डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ले लें 104। तो भाई 104 डिवाइडेड बाय कितना है भाई बताइएगा ज़रा। 104 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 2120 कितना आ रहा है भाई? 1102 400, 1102 400। थर्ड डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा? तो ऊपर से 104 हटा दीजिएगा, और कितना रख दीजिएगा? 16। तो 16 डिवाइडेड बाय 200, 16 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 2120 169 600, 169। कैंटीन। अब कैंटीन डिपार्टमेंट डायरेक्ट वेजेस का खर्चा कितना आ रहा होगा? तो ऊपर से जो है आप 16 हटाकर कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 2120 तो भाई 10 डिवाइडेड बाय 200, सॉरी, 10 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 2120 ठीक है। अब 106,000, 10 इनडायरेक्ट वेजेस कर दिया भाई खर्चा अलग अलग डिपार्टमेंट में, ये अपॉर्शनमेंट की ना आपने। अब मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। भाई पहला खर्चा तो हमने कर लिया, अब एक और सुन लें भाई ज़रा। नेक्स्ट, नेक्स्ट खर्चा था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का, जो मशीन आर की बेसिस पे होगा।
तो आपको पता लगाना है कि भाई पहले डिपार्टमेंट में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का कितना खर्चा लगेगा। तो आप लोग लेंगे मशीन आवर्स पहले डिपार्टमेंट के, दैट वर 202,500, डिवाइड कर देंगे टोटल हर डिपार्टमेंट के जो टोटल मिलाकर जो मशीन आवर्स हैं, 202,500 प्लस 22,500, तो ये 225,000, ऐसा ही है। मल्टीप्लाइड बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कर दें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का जो खर्चा है उससे मल्टीप्लाई कर दें, 4,10,000। तो भाई अगर मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, 202,500 डिवाइडेड बाय 225,000 मल्टीप्लाइड बाय 410,000, 369,000, तो आप डाल देंगे 369,000। खर्चा क्या था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, और जो थे मशीन आवर्स बेस थी, ठीक है। सर दूसरे डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, भाई ऊपर जाएं, ऊपर से पहले डिपार्टमेंट की मशीन आवर्स हटाएं और दूसरे डिपार्टमेंट की मशीन आवर्स लिख दें 22,500। तो 22,500 डिवाइडेड बाय 225,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,10,000। तो भाई दूसरे डिपार्टमेंट में जो खर्चा है दैट इज 41,000। ठीक है भाई। अब थर्ड डिपार्टमेंट में, सर थर्ड डिपार्टमेंट में कुछ मशीन आवर्स लगी नहीं रहे, तो थर्ड डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स नहीं लगे तो कोई खर्चा नहीं जाएगा उसमें। और फोर्थ डिपार्टमेंट में भी निल है तो कोई खर्चा उसमें नहीं जाएगा, तो आप निल निल डैश डैश ही डाल देंगे। तो ये मैंने आपको अपॉर्चुनिटी करके दिखाई। अब ये दो खर्चे तो मैंने कर दिए, अब आगे और कितने खर्चे हैं, फर्स्ट सेकंड कर दिया, थर्ड फोर्थ, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच आप खुद करेंगे, ठीक है, ये मैं जगह छोड़ रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच, ये जो आगे ये पांच खर्चे हैं ना पहले दो के बाद, ये मैं अभी पीडीएफ ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ। ये आप लोग खुद करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, ठीक है। मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है। अब एक लास्ट वाला जो है ना कंज्यूमेबल्स, उसमें एलोकेशन है, उसमें अपॉर्चुनिमेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि कंज्यूमेबल्स का खर्चा है 21150। अब आप नीचे आए तो देखिए कंज्यूमेबल्स में आपको डॉलर हर डिपार्टमेंट में अलग अलग खर्चा डिवाइड कर कर दिया हुआ है, अगर आपको करके देखना है तो करके देख लें। ऊपर आप लिख रहे हैं 9,550 डिवाइडेड बाय टोटल, इन सब का टोटल करें कितना आ रहा है, 21150, और मल्टीप्लाई कर देंगे खर्चे से 21150 से, तो देखें कट जाएगा, वही आ जाएगा 9,550। तो ये इसमें आपने एलोकेशन करनी है, कंज्यूमर्स का खर्चा हर डिपार्टमेंट का अलग अलग करके दिया हुआ है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो आप लोग जाते सिंपली कंज्यूमर्स में आप डाल देते पहले डिपार्टमेंट में 9,550, दूसरे डिपार्टमेंट में आप डाल देते 9,800, फिर 550, 1250, 9,800, 550, 9,800, 550 और 1250। सही है, सॉरी इसको एक लाइन में नीचे ले जाता हूँ। अब सर कॉस्ट क्या था, कंज्यूमेबल्स और बेसिस भी क्या थी, कंज्यूमेबल्स। अब तो देखिए ये एलोकेशन भी हो गई। अब सर बीच में कुछ पांच खर्चे मैंने स्किप कर दिए जिनकी मैं सूटेबल बेस आप लोगों को डिसाइड करा चुका हूँ। पहले दो मैंने कर दिए थे, तो कौन कौन से बच गए भाई, पहला हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट हो गया। तो एक ये रेंट एंड रेट्स, मशीनरी इंश्योरेंस, प्रेमिसेस इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये आप लोगों ने खुद डिवाइड करने हैं। और ये शीट, सर ये जो शीट हम बना रहे हैं ना इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड शीट, फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस शीट या फिक्स्ड ओवरहेड शीट। ठीक है, तो ये बचे हुए खर्चे आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मुझे डिवाइड कर कर यहाँ तक जो है ना कंज्यूमर्स तक आप पूरा करके मुझे दिखाना है, फिर हर डिपार्टमेंट का टोटल भी निकाल के लिख लीजिएगा, ठीक है, टोटल ओवरहेड का खर्चा हर डिपार्टमेंट में कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने इस टॉपिक के सिर्फ पहले दो स्टेप्स आपको सिखाए हैं, दैट इज एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट। अभी हमने रीअपॉर्चनमेंट, एब्जॉर्प्शन और फिर जॉब कॉस्टिंग सीखना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ तक सिखाया है। आई होप यहाँ तक सबको, एवरीवन, सबको सारी चीज़ें 100% क्लियर हों। अगर क्लियर है तो एक बार प्लीज थम्स अप करें, एवरीवन क्लियर लिखें चार्ट पर, ठीक है। अगर सबको यहाँ तक सारी चीजें ओके की रिपोर्ट है, 100% क्लियर है तो। हाँ जी एवरीवन प्लीज, ग्रेट। तो भाई फिर आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे। यस सिंधिया, मैं बस ऑप्शन की पीडीएफ क्लास के बाद भेज रहा हूँ फॉरन, टेंशन ना लें, आज आ जाएगी, ठीक है। एंड फिर सैटरडे को भी क्लास है, आप लोगों को पता है ना, मैं टाइमिंग सैटरडे की कंफर्म करता हूँ, ठीक है, क्लैशेस हैंडल कर कर, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना।